जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता। एक तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है पूरे। कहीं सर आपके पास 5 बस नहीं है, आप 5 जहाज की बात कर रहे हो। तो खालिस्तानी जो हैं ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेजर के चरण स्पर्श करते हैं तो मेजर को उल्टा सीधा बोलते हो अपने दादा को। जब मैं लंदन आऊंगा मेरे स्वागत के लिए चाहिए 5000 वहां पे को बोलना कि हमारे बाप का बाप आया है। दलजीत दोसांझ से बोला मैं तो आर्टिस्ट हूं, मुझे तो कुछ पता। तुम बावला है क्या? तू इंसान नहीं है। ये खुला खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खुला। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए सिद्धू मूसेवाला को ठोक दिया। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्यारे रिटायर्ड मेजर गोरावारिया के बारे में। जिनको इनके बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि ये वही मेजर है जो रिपब्लिक भारत पर बैठकर बहुत सी बकवास बातें करते हैं। रिपब्लिक भारत के मालिक अर्नब गोस्वामी एक तरह से उनके साइड किक हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी, जहां पर साफ साफ देखा जा सकता है कि वो 40 जवान के मरने पर कितने खुश थे कि उनको टीआरपी मिलेगी। यहाँ तक ही नहीं, उनको पहले से ही पता था कि बालाकोट स्ट्राइक भी होने वाली है। रिपब्लिक भारत वही चैनल है जिस पर यूके ने 20,000 पाउंड का फाइन लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीच प्रमोट करने के लिए। तो एक तरह से मेजर गोरावारिया और अर्नब गोस्वामी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिबेट और पाकिस्तान और चाइना को ब्लेम करना है। अगर हम मेजर गोरावारिया का यूट्यूब चैनल भी देखें तो मोस्टली वीडियोस आपको पाकिस्तान, चाइना और खालिस्तान के बारे में मिल जाएगी। थोड़ा और पास्ट में जाए, जब गलवान वैली अटैक हुआ था तब मेजर गोरावारिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। दरअसल उस समय मेजर गोरावारिया ने गवर्नमेंट को डिफेंड किया था और ये न्यूज़ चैनल पर बैठकर आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके स्टैंड ऑफ को लेकर, जो कि लद्दाख के गलवान वैली में हुआ था। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद जब रिपब्लिक टीवी पर जर्नलिस्ट एंड रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला एज अ गेस्ट आए हुए थे, उस समय अर्नब गोस्वामी एंड गोरावारिया ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग एंड रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी हैंडलिंग को लेकर, जो स्टैंड ऑफ हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला को क्रिटिसाइज होते देख ब्रिगेडियर सैंडी थापर उनके सपोर्ट में आते हैं। वो मेजर गोरावारिया के इंडियन आर्मी में शॉर्ट टेन्योर को रेफर करते हैं। थापर ने ट्वीट किया, अजय शुक्ला इज द फ्लेवर ऑफ द डे ऑन रिपब्लिक। 16 minutes into the show, Arnab Goswami has named him 49 times, and now it's turn of Major Gorawaria says, I have been tolerating these two for 2-3 years now, but won't now. मसा 5 साल की नौकरी और ये तेवर। थापर कहते हैं कि 5-6 साल की नौकरी के बाद भी किसी आर्मी पर्सनल को इस तरह क्रिटिसाइज करना ये एक बहुत ही खराब बात है। थापर के इस ट्वीट पर जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग रिस्पॉन्ड करते हैं। इस पर अमन सिंह चिन्ना का भी ट्वीट आता है, वेल सेड सर, यू नीड नॉट टू रिस्पॉन्ड चार्लेटन्स हु नो लेस देन मिलिट्री टैक्टिक्स देन अ एनसीओ। ये कहते हैं कि आपको इन जैसे लोगों को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है जिन्हें एक नॉन कमीशन ऑफिसर यानी कि सिपाही या हवलदार से भी कम नॉलेज हो। इसके बाद ये ट्विटर वॉर और भी खराब होता चला जाता है। ये कुछ ट्वीट्स है मेजर गोरावारिया के जो उन्होंने लिखे थे उस टाइम पर, अब तो शायद ये डिलीट हो गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि कैसे एक रिटायर्ड मेजर आर्मी को क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन यही सारा खेल है। आखिर थोड़ा पैसा मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, जहाँ पर एक फेसबुक पर पेज है विस्तास फोडीवाला करके। उन्होंने अपने पेज पर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा था, इनके पास एक दिन एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है जिसमें लिखा था कि मेजर गोरावारिया ने एक रिपोर्ट शेयर की है पाकिस्तानी पार्लियामेंट की, जहाँ पर वो साफ साफ दिखा सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। उस रिपोर्ट का कुछ पार्ट ये रहा। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान विल फर्दर वाइडन द चैस्म बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड विल एक्टिवली एनकरेज conflict between the two communities. It plans to arm Naxalites and kick-start the Khalistan movement again. It even plans to add the fuel to the fire in the Kaveri water dispute and exploit the Dalit issue. Aim is to create mass disruption in India through subversion, deception and deceit. मतलब एक तरह से पाकिस्तान इंडिया को अनस्टेबल करना चाहता है खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करके हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट करा के। अगर इस रिपोर्ट को सही मान लिया जाए तो ये लगता है कि मेजर गोरावारिया एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं देश को ये बता के कि कैसे पाकिस्तान इंडिया को अनस्टेबल करना चाहता है और उसके प्लान्स क्या है। इस पेज के एडमिन वो रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। मेजर गोरावारिया ने ये रिपोर्ट अपने ब्लॉग पर शेयर की थी, वो भी साथ के साथ पेज, ताकि कोई क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जब इस पेज के एडमिन इस रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं तो उन्हें कुछ और ही सामने मिलता है। उसके बाद ये लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली द वर्ड्स रिफ्यूज टू डू मेजर आर्याज बिडिंग, दे डिड नॉट इवन लीव ऑफ द ब्लडी पेज. Quite the contrary, the stupid stuff calmed me down. But here was a report which laid out in dull bureaucrats how Pakistan will try to counter India's propaganda and expose our nefarious design by doing civil things like forming media coordination committees, holding special briefings, hiring good lobbyists to present Pakistan's case internationally, and hold your breath.
even support all issues taken for peace and stability in the region. ये कहते हैं कि जो एक्चुअल रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जा सके, ऐसे एक मीडिया में कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ को हम फॉर्म कर सके, स्पेशल ब्रीफिंग्स को होल्ड कर सके, और कैसे जो इश्यूज़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो रीजन में इंस्टेबिलिटी है, उसको कैसे स्टेबल किया जा सके। तो ये किसी भी तरह जो रिपोर्ट मेजर गौरव आर्य ने शेयर की थी उससे बिल्कुल भी ये मैच नहीं करती है। तो ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिर्फ न्यूज़ में आने के लिए ये सब किया जाता है। ये एक बार का अपना किस्सा बताते हैं कि ये बर्फ़ में दब गए थे, शायद उसी वजह से इनका दिमाग इतना सुन है। अब ये तो रहे इनके कुछ पास्ट इंसिडेंट। रिसेंटली भी इन्होंने जहर घोलना कुछ कम नहीं किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ जहाँ पर ये खालिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बारे में एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पर बैठकर भी ये कम जहर नहीं खोलते। रिसेंटली जब सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू आया था उसके बाद में इन्होंने उस पर शायद 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सत्यपाल मलिक को कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए था और वो बॉस थे वहाँ के। लेकिन उसकी अगली वीडियोज़ में ये कहते हैं कि आपके पास 5 प्लेन तो क्या 5 बसेज नहीं है क्योंकि आपके बॉस होम मिनिस्ट्री थी। एक तरह से अपनी बात को ये काउंटर कर रहे हैं। एक जगह बता रहे हैं कि सत्यपाल मलिक आप बॉस थे, आपको देखना चाहिए था, आपकी तरफ से लापरवाही है, और एक तरफ कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री इनकी बॉस है तो अगर वही प्लेन नहीं देगी तो इन्हें कैसे मिलेगा। चलो मान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक से गलती हुई, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए था उसी टाइम, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कैसे 4 महीने तक प्लेन की मांग की जो एप्लीकेशन थी वो होम मिनिस्ट्री में अटकी रही और बाद में रीजन दिया गया कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो प्लेन नहीं दे सकते। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम प्लेन भी नहीं दे सकते। चलो ये भी सही है कि कोई फाइनेंशियल रीजंस रहे होंगे, लेकिन क्या 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स जो बता रहे थे कि अटैक, कोई मेजर अटैक हो सकता है, यहाँ तक कि 13 फरवरी को भी एक इनपुट आई थी कि एक बड़ा अटैक हो सकता है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही कि एक बड़ा कॉन्वॉय लगभग 78 बसेस थी वो ऐसी रोड से जा रहा है जहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, जो लिंक रोड्स है उन पर भी कोई मेजर सिक्योरिटी नहीं रखी गई। तो एक तरह से सरकार की गलतियों को छुपाना इनका शुरू से ही काम रहा है। भले ये कितना ही कह ले कि मैं सरकार को डिपेंड नहीं कर रहा या वो नहीं कर रहा, लेकिन साफ साफ दिख जाता है जब न्यूज़ में बैठते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाते हैं कि सरकार को क्रिटिसाइज़ किसी भी पॉइंट पर करते ही नहीं है। इनकी एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पर ये गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हो। यहाँ तक कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने तो ये भी कह दिया था कि हम चाइना से पंगा ही नहीं लेंगे क्योंकि एक वो बड़ी इकोनॉमी है। इस तरीके से तो अगर कल वो पूरे कश्मीर पर कब्जा कर ले तो हम तो बस ये कह के हट जाएंगे कि भाई बड़ी इकोनॉमी है, हम तो उससे पंगा नहीं ले रहे। अब आते हैं खालिस्तान के ऊपर। इनके कई सारे बयान हैं, मैं लंदन आऊँगा, मेरे पैर छूना, मुझे 5000 खालिस्तानी चाहिए मेरे स्वागत के लिए। एक इनका इंटरव्यू था रिपब्लिक भारत पर जहाँ पर ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इनका दद्दू है और लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी डरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा, मर्डर करवाया, खुलेआम ही बोलता है। हाँ, उसने मर्डर करवा दिया सिद्धू मूसेवाले का। खालिस्तानी ना लॉरेंस बिश्नोई से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा खौफजदा है लॉरेंस बिश्नोई से। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। मतलब इनका बाप है वो, बाप इनका दद्दू है वो। तो इनका एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अगर थोड़ा पढ़ लेते या फिर कुछ रिसर्च करके वीडियो बनाते तो शायद इनकी समझ में आता कि जो ये बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार तो लॉरेंस बिश्नोई को जेल में इंडिया वाले की प्रिंट वाली टी-शर्ट भी पहने हुए देखा गया है और कई खालिस्तानियों के साथ उसके कॉन्टैक्ट भी पहले रह चुके हैं। अगर बात करें कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स की तो इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, एसोसिएट्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग अमंग 6 अरेस्टेड ड्यूरिंग NIA पैन इंडिया रेड्स। एक और न्यूज़ रिपोर्ट है, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार हैव खालिस्तानी कनेक्शंस इन टच विद ISI एजेंट्स। तो ये कहना कि इससे डरते हैं खालिस्तानी या वो होता है, तो ऐसा एक नैरेटिव सेट करने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये खुद खालिस्तान को सपोर्ट करता था। अब जब से इसका एक इंटरव्यू आया है ABP न्यूज़ पर, उस दिन से इसको एक एज अ नेशनलिस्ट रिप्रेजेंट करने की एक जो कोशिश है न्यूज़ चैनल कर रहे हैं और ये भी अपने यूट्यूब चैनल पर वही एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस पर इतने क्रिमिनल केसेज है, किसी क्रिमिनल को ऐसे ग्लोरीफाई करना उतना ही गलत है। उसके बाद आते हैं, इनका एक एलिगेशन था दिलजीत दोसांझ पे कि खुला खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका एक शो था जो हेल्ड करा रहे थे रेयान सिद्दीकी, जिनका एक ISI से कनेक्शन है, तो सिर्फ इस वजह से उनको खालिस्तानी बता दिया। लेकिन उसके बाद वो शो हुआ भी नहीं था। अगर थोड़ी रिसर्च कर ले और पढ़ ले तो इन्हें साफ साफ पता लग सकता है कि उस शो में सिर्फ दिलजीत दोसांझ नहीं थे, उस शो में नेहा कक्कड़ भी थी, सोनू निगम भी थे। एक तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है पूरे। ये जो रेयान सिद्दीकी है बॉलीवुड के लिए इवेंट मैनेजर का काम करता है। उसके बाद आते हैं सिद्धू मूसेवाले पर, जहाँ पर न्यूज़ एंकर
जो रिपब्लिक भारत की थी वो कहती है कि सिद्धू मूसेवाला गद्दार में आते हैं, ये आते हैं। एक दो गाने भी इन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो में कोट किया है, जैसे पंजाब, उसकी कुछ लाइन कोट ये करते हैं अपनी वीडियो में। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए सिद्धू मूसेवाला को ठोक दिया, लेकिन दिल्ली कब नाप दी? झूठ क्यों बोलते हो आपस में? दिल्ली भी नाप लेंदा, फलाना पंजाब ने बदला लेंदा। ओ बेवकूफ हो, कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने? तो उस गाने का एक कॉन्टेक्स्ट था, जो बैटल ऑफ दिल्ली थी 1783 की, उसमें खालसा सिक्स ने मुगल एम्पायर को हराया था। उसकी आर्मी को लीड कर रहे थे बघेल सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया एंड जस्सा सिंह रामगढ़िया। उस टाइम सिक्स ने दिल्ली को कॉन्कर किया था 1783 में। तो ये जो लाइन थी ये उसके कॉन्टेक्स्ट में थी। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में बोलना ये सेंस नहीं बनाता बिल्कुल भी। खैर सेंस तो इनकी कोई भी वीडियो नहीं बनाती इनके यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद ये कहते हैं कि जो किसान आंदोलन में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, तो वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं सत्यपाल मलिक को। ये यहाँ तक भी कहते हैं कि टिकैत इलेक्शन में खड़ा हो गया, उसने सोचा कि अब मैं योगी को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर इन्हें थोड़ी भी नॉलेज हो या इन्होंने पढ़ा हो, तो इन्हें पता भी चले कि राकेश टिकैत ने आज तक का कोई इलेक्शन लड़ाई नहीं है। प्रूफलेस बातें करना बिना किसी एविडेंस के, यहाँ तक कि हर किसी को पता है कि आज तक वो इलेक्शन में कभी खड़े हुए ही नहीं। तो बस ये बेतुकी बातें इंटरनेट पर करना इनका काम है। जैसे कि अपनी आर्मी के टेन्योर को एज अ सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए, जो भी इशूज़ होते हैं रिलेटेड टू इंडियाज़ डिफेंस, रिलेशन विद पाकिस्तान और चाइना, या फिर कश्मीर का मुद्दा ले लो या पीओके का। ये कई बार अपने हीरोइक एक्ट्स के बारे में बताते हैं, ड्यूरिंग माई आर्मी डेज सो कॉल्ड। जो इनका ये मेनली हीरोइज्म है, ये सिर्फ रिपब्लिक न्यूज़ चैनल या फिर ट्विटर तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाहर ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर एजेंडा में फिट होना है इन्हें। जो रिपब्लिक चैनल है या वो और भी कोई बहुत सारे मीडिया चैनल है, जो कि आज के टाइम उनकी हालत आपको पता ही है कि कैसे बिके हुए हैं सारे। ये फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि किसी भी तरह न्यूज़ में बने रहें एक तरीके से। आर्मी के बारे में भी जो उनके ट्वीट्स है, अगर आपने पोज करके वहाँ पे वीडियो में पढ़े हो, तो एक आर्मी ऑफिसर को ये कहना कि तुम्हारे बैक साइड में रॉकेट डाल दूंगा, एक मेंटल इलनेस को दिखाता है इनकी कि कितने इन्हें मेंटल ट्रीटमेंट की कितनी ज़रूरत है। ये कई सारी एंटी कश्मीर स्टेटमेंट अपने नेशनल टीवी पर भी दे चुके हैं, और यूट्यूब चैनल पर तो इनका रोज़ का है ये बकवास करना। तो जहाँ तक इनको समझना पड़ेगा कि इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म अगर ये यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट हो। लेकिन वो सेंस इनमें है नहीं। न जाने कितने लोग इन जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते होंगे, जो इनकी वीडियोस देखते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ भाई मेजर है, सही कह रहा होगा, इन्हें तो बहुत नॉलेज है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्हें 0% भी नॉलेज नहीं है रियलिटी की। रिपोर्ट्स और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना, यहाँ तक इनका हीरोइज्म चलता है, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। और अब भी अगर कोई इनसे इन्फ्लुएंस हो जाए, अगर मान लो ये वीडियो चल भी जाए और लोगों तक पहुँचे, तो अगर इसके बाद भी लोग इन जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो भाई तुम लोगों से बेवकूफ़ आज कोई नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम लोग बन रहे हो।